बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 14 वीडियो। ये है कंजक्टाइवा का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम बात करेंगे कंजक्टाइवल ट्यूमर्स की। अब जो कंजक्टाइवल ट्यूमर्स होती हैं, इसके हवाले से एक तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इमेज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन है। उसके अलावा आपको इसके ट्रीटमेंट और इनकी लोकेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर और पिगमेंटेड ट्यूमर। सबसे पहले नॉन पिगमेंटेड की बात करें तो इसके अंदर कंजेनिटल ट्यूमर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डर्मोइड और डर्मोलाइपोमा। फिर आते हैं बिनाइन, बिनाइन में लाइपोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा आ जाते हैं। फिर आते हैं प्री मेलिग्नेंट यानी मेलिग्नेंसी से पहले वाले, इसके अंदर कार्सिनोमा इन सीटू या फिर जिसको हम कहते हैं बोवन इंट्रा एपिथेलियल एपिथेलियोमा। फिर आ जाते हैं मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट में हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाते हैं। अभी बारी बारी हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से भी देखेंगे। फिर आते हैं पिगमेंटेड ट्यूमर। अब पिगमेंटेड ट्यूमर में सबसे पहले बिनाइन आते हैं, इसमें नेवाए या फिर कंजेनिटल मोल आ जाता है। प्री कैंसरस मेलानोसिस आ जाता है। प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस आ जाता है जिसमें मेलानोसिटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया आ जाता है। उसके अलावा मेलिग्नेंट में हमारे पास मेलानोमा आ जाता है। सो स्टार्ट करते हैं डर्मोइड से। अब जो डर्मोइड हमने कैटेगरी पढ़ी है वो नॉन पिगमेंटेड में कंजेनिटल ट्यूमर में पढ़ी है। सो सबसे पहली बात यही लिखी है कि ये कंजेनिटल ट्यूमर है। अब नाम के अंदर डर्मोइड आ रहा है। डर्मोइड का क्या मतलब है कि ये डर्मल एपिथेलियम है वो एबनॉर्मल प्लेस के ऊपर प्रेजेंट है, यानी जो नॉर्मल टिश्यू है वो एबनॉर्मल प्लेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसका क्या मतलब है कि ये कोरिस्टोमा है। कोरिस्टोमा ये होता है कि नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल प्लेस, इसको हम बोलते हैं कोरिस्टोमा। सो लिम्बर डर्मोइड यानी जो लिम्बस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है वो एक कोरिस्टोमा होता है, यानी ये लिम्बस है। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम डर्मोइड बोल रहे हैं। ये कोरिस्टोमा यानी नॉर्मल टिश्यू है लेकिन एबनॉर्मल जगह पर पड़ा हुआ है। ये एक मैस ऑफ कोलेजिनस टिश्यू होता है जिसमें डर्मल एपिथेलियम डर्मल एलिमेंट्स होते हैं। अब डर्मल एलिमेंट्स में एक एलिमेंट हमें पता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। अब इस जो डर्मोइड है इसके ऊपर ना हेयर भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो भी डर्मल एक एलिमेंट होता है, तो इसके ऊपर हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी अपेयरेंस की बात करें उसके अलावा ना ये अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा था। इसकी अपेयरेंस की बात करें तो ये येलोइश वाइट मैस होता है जिसके ऊपर हेयर भी प्रेजेंट हो सकता है और ये फर्मली अटैच हुआ होता है लिम्बस पे और कॉर्निया पर। ये लिम्बस वाला रीजन है जहाँ पर जंक्शन होता है कॉर्निया और स्क्लेरा का, यहाँ पे हो सकता है और कॉर्निया के ऊपर हो सकता है। तो ये फर्मली अटैच होता है लिम्बस से और कॉर्निया से। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम सिंपल डर्मोइड को सिंपली सर्जिकली निकाल देते हैं। उसके अलावा जो लार्ज डर्मोइड होते हैं इसमें हम लेमिनर केराटोसेक्लेरेक्टमी करते हैं। लेमिनर केराटोसेक्लेरेक्टमी का क्या मतलब है कि हम पार्शियल थिकनेस ऑफ कॉर्निया और जो स्क्लेरा होता है उसको निकाल देते हैं। तो ये हमने डर्मोइड की बात कर ली जो कि कंजेनिटल नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर की टाइप थी। नेक्स्ट आता है डर्मोलाइपोमा। अब लाइपोमा नाम से ही जाहिर है कि ये डर्मोइड से रिजेंबल कर रहा होगा लेकिन इसके अंदर ना फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। ये अकर हो रहा था अडल्ट लाइफ में, लेकिन जो हमने पढ़ा कि डर्मोइड था ये अकर हो रहा था चाइल्डहुड में। अब इसकी अपेयरेंस की बात करें तो इसकी अपेयरेंस भी सॉफ्ट येलोविश सब कंजक्टाइवल मैस के तौर पर ये प्रेजेंट हो रहा होता है आउटर कैंथस पे। इसकी मैं इमेज भी साइड पे लगा दूंगा कि ये आउटर कैंथस वाले रीजन पर ये प्रेजेंट होता है। इसकी सरफेस केराटिनाइज होती है और इसके ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। ट्रीटमेंट इसका भी सर्जिकल एक्सीजन होता है। अब हम पेपिलोमा को समझने लगे हैं डिटेल से क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये वाली जो इमेज है ये हमारे पास है डर्मोलाइपोमा की। इसकी लोकेशन आउटर कैंथस पे प्रेजेंट होता है और ये सॉफ्ट येलोविश का सब कंजक्टाइवल मैस के तौर पर प्रेजेंट होता है। तो ये डर्मोलाइपोमा की बात होगी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेपिलोमा। अब ये जो पेपिलोमा है ना ये दो तरह का होता है, एक पेडंकुलेटेड होता है और एक सिसाइल होता है। पेडंकुलेटेड नाम से ही जाहिर है कि ये ना पेडंकुलेटेड यानी इसके साथ ना ये स्टॉक के साथ लटक रहा होता है। मतलब ये कंजक्टाइवा है, फॉर एग्जांपल हम साइड से देख रहे हैं, एक मिनट, हम साइड से देख रहे हैं ये कंजक्टाइवा है तो ऐसे करके ना स्टॉक के साथ ये लटका होता है कुछ इस तरह से कंजक्टाइवा के साथ। अब इसकी अपेयरेंस की बात करें तो ये फ्लैशी एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है फाइब्रोवास्कुलर कोर पे, क्योंकि हम देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसको हम फाइब्रोवास्कुलर बोलते हैं। इसकी ये अराइज करता है स्टॉक से और इसकी ना मल्टी लोबुलेटेड अपीयरेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा लोब्स बने होते हैं, ऐसे गोल गोल से इसके ऊपर ना लोब्स बने होते हैं। अब ये जो लोब्स होते हैं इसके अलावा ना इसकी जो एपिथेलियम होती है वो स्मूथ होती है और इसके जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना उनकी एक खास तरह की अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है, ये जो यहाँ पे शो की हुई है ना ये वाली, ये कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस होती है, ये रिजेंबल कर रही होती है। ये जो हमारे पास कॉर्क स्क्रू होता है ना इसकी ये वाला पोर्शन इसके साथ ये रिजेंबल कर रही होती है। यहाँ पर देखो ना तो इसकी
यहाँ पर ये इसकी जो ब्लड वेसल है वो कॉर्कस्क्रू की तरह प्रेजेंट है। सो ये पेडुंकुलेटेड पेपिलोमा होता है। उसके अलावा दूसरी तरह का पेपिलोमा होता है जिसको हम कहते हैं सिसाइल पेपिलोमा। इसकी अपीयरेंस ना स्ट्रॉबेरी की तरह होती है। स्ट्रॉबेरी की तरह की इसकी अपीयरेंस क्यों होती है? क्योंकि ये एक तो ये इसकी ना ग्लिस्टरिंग सी सरफेस होती है, यानी काफ़ी चमक रहा होता है। इसकी देखो ना काफ़ी ग्लिस्टरिंग सी सरफेस है, इसके ऊपर काफ़ी चमक सी आ रही है। उसके अलावा इसके ऊपर ना रेड डॉट्स प्रेजेंट है। इन रेड डॉट्स की वजह से हम इसकी अपीयरेंस को बोलते हैं स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। उसके अलावा सिसाइल पेपिलोमा की लोकेशन की बात करें तो ये लिम्बस वाले रीजन पे अपेयर हो रहा था, और चूंकि ये सिसाइल होता है तो इसकी जो बेस होती है ना फ्लैट होती है, यानी इसके साथ कोई भी स्टॉक अटैच नहीं होती। तो ये हमने पेपिलोमा की बात कर ली, इसमें हमने पेडुंकुलेटेड और सिसाइल दोनों को देख लिया। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम सर्जिकली निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक्सीजन विद क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी ये होता है कि हम फ्रीजिंग टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं जिसके थ्रू हम मैस को रिमूव कर लेते हैं। उसके अलावा इसकी रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम सब कंजक्टाइवल इंटरफेरोन ए देते हैं। उसके अलावा माइटोमाइसिन सी देते हैं और ओरल सेमेटिडीन देते हैं जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पर एक्ट कर होते हैं। नेक्स्ट आता है पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। अब इसके अंदर जो दोनों वर्ड्स हैं पायोजेनिक और जो ग्रेनुलोमा, ये दोनों मिसनोमर है। क्यों मिसनोमर है? क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई भी ग्रेनुलोमा प्रेजेंट है और ना ही इसकी पायोजेनिक अपीयरेंस होती है। ये होता क्या है? ये एक फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन होती है जो कि कंजक्टाइवा की इंसर्ट सर्जरी या ट्रोमा के रिजल्ट में ये फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन हमें नजर आती है। ये सर्जरी के बाद हो सकती है। अब कौन कौन सी सर्जरी में? अगर हम टेरिजियम को निकाल दें तो उसकी सर्जरी के बाद हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेबिस्मस की और क्लेजियन वगैरह की जो सर्जरीज होती हैं उसके बाद ही अपेयरेंस होते हैं, और इसकी जो अपेयरेंस होती है वो पिंकिश फ्लैशी कंजक्टाइवल मास के तौर पर ये प्रेजेंट हो रहा है। इसकी अपेयरेंस हम देख सकते हैं पिंकिश रेड कलर का है और फ्लैशी सी इसकी अपेयरेंस होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं और सर्जिकली हम इसको एक्सीजन भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जिसको हम कहते हैं बोवन इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। इसको हम कार्सिनोमा इन सीटू भी बोलते हैं। इसके रिस्क फैक्टर में एक तो यूवी लाइट आ जाती है, उसके अलावा स्मोकिंग, जीरोडर्मा पिगमेंटोजम एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ जाता है। अब क्लिनिकल फीचर इसका क्या होता है कि एक तो लेट अडल्टहुड में हो रहा होता है। अब इसके अंदर ना कंजक्टाइवा के ऊपर डिस्प्लेजिया हो रहा होता है। उसके अलावा जो एपिथीलियम है उसके अंदर एपिथीलियोमा डेवलप हो रहा होता है। एपिथीलियम के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है। उसके अलावा जो सब्सटेंशिया प्रोप्रिया है वो भी स्पेयर्ड रहता है। ये लिम्बस वाले रीजन पे भी हो सकता है, और उसके अलावा ये स्प्रेड करके कॉर्निया और फोर्निक्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ये स्लाइटली एलिवेटेड फ्लैशी मैस के तौर पर प्रेजेंट होता है जिसके साथ टफेंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखो तो बोवन डिजीज़ हमें शो हुई है। यहाँ पर एक फ्लैशी मैस है जिसके साथ ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा इसमें भी हम देख सकते हैं कि कार्सिनोमा इन सीटू, इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी सी अपीयरेंस है और इसके ऊपर ना ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, और ये इसको फीड करने वाली ब्लड वेसल्स हैं। इसको हम फीडर्स वेसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका सर्जिकली हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा क्रायोथेरेपी दे सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिवली माइटोमाइसिन देंगे ताकि हम इसको इसके रिकरेंस के चांस को कम कर सकें। नेक्स्ट आती है मैलिग्नेंट कंडीशन जिसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये इसके रिस्क फैक्टर भी वही हैं जो हमने इधर पढ़े थे, अल्ट्रावायलेट लाइट, स्मोकिंग, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा एंड एचपीवी वायरस। क्लिनिकल फीचर ये ओल्डर इंडिविजुअल्स में हो रहा है, और ये ज़्यादातर जो प्री एग्जिस्टिंग कार्सिनोमा इन सीटू है उधर से राइज हो रहा था, और ये खाली अपने आप के तौर पर भी राइज हो सकता है। नेक्स्ट इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लिम्बल और बल्बल कंजक्टाइवा में इंटर पाल्पेब्रल फिशर जोन में अराइज करता है, यानी ये लिम्बस वाले रीजन में हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखो तो ये बल्बल कंजक्टाइवा में हो सकता है। उसके अलावा ये इंटर पाल्पेब्रल यानी जो दो आईलिड्स के दरमियान वाली जगह होती है इधर ये प्रेजेंट होता है। ये स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर होता है जो कि कॉर्निया, स्क्लेरा और ग्लोब को भी पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये फ्लैशी अपीयरेंस होती है, जेलेटिनस होता है। उसके अलावा ल्यूकोप्लेकिक या फिर पेपिलोमाटोसिस इसकी लोकेशन अपीयरेंस होती है, यानी इसके ऊपर लोब्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर सुपरफिशियल या फिर फीडर वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकली हम इसको एक्सरसाइज करते हैं, और एडजस्टेंट हम क्रायोथेरेपी भी कर सकते हैं। क्रायोथेरेपी लो टेम्परेचर से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और ब्रैकीथेरेपी यानी रेडिएशन दे सकते हैं, और टॉपिकल कीमोथेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कंजक्टाइवल नेवियस। अब ये जो हम पढ़ने लगे हैं ना, ये वाले सारे हमारे पास पिगमेंटेड ट्यूमर है। इससे पहले वाले हमने पढ़े थे नॉन पिगमेंटेड। अब इसके अंदर पिगमेंटेड, अब चूंकि ये पिगमेंटेड ट्यूमर्स हैं तो इसके अंदर मेलानोसाइड इन्वॉल्व होंगे। अब कंजक्टाइवल नेविस, ये बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि आंख के अंदर ना तिल निकला है, यानी मोल निकला है आंख के अंदर, तो इस कंडीशन को हम कंजक्टाइवल नेवियस बोलते हैं। अब कंजक्टाइवल नेवियस एक कॉमन मेलानोसिटिक कंजक्टाइवल ट्यूमर होता है जो कि फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में हो रहा होता है।
ज़्यादातर सोलिटरी होता है या फिर ये सोलिटरी लेयन के तौर पर प्रेजेंट होता है या फिर ये मॉडरेटली एलिवेटेड पिगमेंटेड लेयन के तौर पर भी प्रेजेंट हो सकता है। जब स्क्लेरा मूव हो रहा होता है तब ये उसके साथ ही मूव हो रहा था, यानी ये मोबाइल होता है। उसके अलावा इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी लेस देन 1%। इसको हम सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, क्योंकि इसके मैलिग्नेंसी में चांसेस के जाने के चांसेस कम है ना, तो हम कॉस्मेटिकली रीजंस की वजह से ही सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं इसको। नेक्स्ट आती है प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस की कंडीशन। अब ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस की कंडीशन। इसको हम मेलानोसिटिक इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया भी बोलते हैं। ये एक तो बल्बर कंजक्टाइवा पे हो सकता है, उसके अलावा जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा है वहाँ पे भी हो सकता है। ये इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये कंजेनिटल नेवियस से अराइज कभी भी नहीं करता, इट नेवर अराइज फ्रॉम कंजेनिटल नेवस। पेनिस की बात करें तो ये स्मॉल पिगमेंटेड लेयन के तौर पर प्रेजेंट होता है, जो कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है एज डिफ्यूज फ्लैट मैस, यानी डिफ्यूज फ्लैट एसिम्प्टोमेटिक पिगमेंट पैच के तौर पर ये प्रेजेंट होता है, और यानी ये सुपरफिशियल प्रेजेंट है मेनली बात करें। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट में एक तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं स्मॉल लेयंस की, इसके अलावा एक्सीजन बायोप्सी कर सकते हैं, डबल फ्रीज थॉ क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, उसके अलावा माइटोमाइसिन सी पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं ताकि इसकी रिकरेंस ना हो सके। लास्ट कंडीशन आती है मैलिग्नेंट मेलानोमा। मैलिग्नेंट मेलानोमा एक कंजक्टिवल मेलानोमा होता है जो कि एक रेयर कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन आती है कि एक ना ये पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड ट्यूमर में आता है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये पिगमेंटेड की कैटेगरी में मैलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप है। अब इसके नाम में तो ओमा आ रहा है लेकिन ये मैलिग्नेंट है। नॉर्मली हम ओमा बिनाइन के साथ लगाते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन होती है कि जो मेलानोमा है ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। क्लिनिकली ये प्रेजेंट होता है पिगमेंटेड एंड नॉन पिगमेंटेड मैन नियर द लिम्बस। ये लिम्बस वाला रीजन है, इस रीजन के पास ही ये प्रेजेंट होता है, यानी लिम्बस वाले रीजन पे भी प्रेजेंट हो सकता है और कंजक्टाइवा में कहीं और भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी इसकी ज़्यादातर लोकेशन लिम्बस के पास होती है लेकिन ये कंजक्टाइवा में और जगह भी प्रेजेंट हो सकता है। ये स्प्रेड होता है ओवर द सरफेस ऑफ ग्लोब, ये ग्लोब के सरफेस पर स्प्रेड होता है और रियरली ये पेनिट्रेट करता है, लेकिन इसका मेटास्टेसिस हो सकता है कौन कौन सी जगह पर। एक तो इस रीजनल लिम्फ नोड्स में होता है, जो कंजक्टाइवल लिम्फ नोड्स पढ़ते हैं ना तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो लेटरल पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा है वो ड्रेन करता है प्रीओरिकुलर लिम्फ नोड्स में, जबकि जो मीडियल पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा है वो ड्रेन करता है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में, तो वो वाले लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा ये लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस कर सकता है, ब्रेन और लिवर के अंदर भी कर सकता है। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो हम बेसिकली कैसे बनाते हैं कि हम क्लिनिकल अपीयरेंस से, ये देखो ना काफ़ी टिपिकल सी इसकी अपीयरेंस है, इससे बना सकते हैं। उसके अलावा बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, उसके अलावा सिस्टेमिक स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि इसका जो मेटास्टेसिस है वो इन स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, और सीटी इमेजिंग भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि ये देखो ना इतना बड़ा मैस बन गया, तो हम इसमें आई बॉल को रिमूव करवाते हैं, यानी ई न्यूक्लिएशन करवाते हैं। उसके अलावा हम एक्सेंट्रेशन करवाते हैं। अब ई न्यूक्लिएशन और एक्सेंट्रेशन में फ़र्क ये होता है कि जो ई न्यूक्लिएशन होता है उसमें हम बस आई बॉल को रिमूव करते हैं, जबकि जो एक्सेंट्रेशन है इसमें हम आई बॉल के साथ जो अदर ऑर्बिट के स्ट्रक्चर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स वगैरह होते हैं वो सारा कुछ हम, और जो कैप्सूल लाइन कर रहे होते हैं आई बॉल को, वो सारा कुछ हम रिमूव करते हैं एक्सेंट्रेशन में। और ये डिपेंड कर होता है एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि रिकरेंस के चांसेस कम हो। तो ये हमने बात कर ली कंजक्टाइवल ट्यूमर्स की। अब नेक्स्ट पार्ट से हम कॉर्निया को शुरू करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।